अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी गुफ्तगू एक कदम और आगे है। हम इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। रिव्यू क्वेश्चंस को मैं डिटेल में करवाऊंगा क्योंकि ये रिव्यू क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है। रिव्यू क्वेश्चन से आपको आपके पूरे चैप्टर का एक हल्का सा टच मिल जाता है कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा। आपका चैप्टर एक दफ़ा तरोताज़ा हो जाता है फिर से। तो हम आज के इस लेक्चर में पहले 2 रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बनाते जा रहे होंगे। इन रिव्यू क्वेश्चंस के भी खुद से हैंडमेड नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपके खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स आपके पास मौजूद हों, आप जब चाहें उन्हें देखें, अपने टेस्ट की, पेपर की और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन रिव्यू क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है इस चैप्टर का पहला रिव्यू क्वेश्चन। मैं आपको वेलकम करता हूँ वंस अगेन इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वाइट बोर्ड के इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कीवर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन के लिए बुक से भी कंसल्ट करेंगे और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्शन और प्रोपागेशन में फ़र्क है। दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए ज़रूरी शराइत क्या है और प्रोपागेशन ऑफ साउंड के लिए ज़रूरी शराइत क्या है। स्टूडेंट्स, प्रोपागेशन कहते हैं साउंड का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना या ट्रैवल करना, लेकिन प्रोडक्शन का मतलब है साउंड का पैदा होना। तो यहाँ पर फ़र्क दोनों चीज़ों में वाज़िया रखिएगा कि अगर एग्जामिनर आपसे प्रोपागेशन का पूछ ले तो प्रोडक्शन ना लिख दीजिएगा और प्रोडक्शन का पूछ ले तो प्रोडक्शन ही लिखनी है, प्रोपागेशन नहीं लिखनी। सो सवाल यह है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। आपको याद होगा साउंड एक वेव है और वेव्स की प्रोडक्शन के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमने कहा था कि अगर आपके पास एक वाटर टैंक मौजूद हो, उस वाटर टैंक में काम स्टेट के अंदर वाटर मौजूद हो, आप उसमें डिस्टर्बेंस कॉज करें, उस डिस्टर्बेंस से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वाइब्रेट करेंगे अप एंड डाउन और उनकी वाइब्रेशन ही को हमने वेव कह दिया था। तो हमने ये बात सीखी थी कि वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन इन मीडियम। इसकी डेफिनेशन और तमाम मामला हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो अभी के लिए ज़रूरी है आपको ये बात बताना कि वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन इन मीडियम। तो साउंड भी तो एक वेव ही की टाइप है। तो स्टूडेंट्स, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी? साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। साउंड भी वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की थी। हमने कहा था कि अगर आप किसी साउंड प्रोड्यूस करने वाले स्पीकर को ऑब्जर्व करें, अगर स्पीकर पर आपका मनपसंद सॉन्ग बज रहा हो तो आप स्पीकर को जाकर अगर टच करेंगे तो महसूस करेंगे कि स्पीकर की शीट्स वाइब्रेट कर रही हैं। इवन दो कि अगर आपके पास स्पीकर अवेलेबल ना हो तो आप अपने गले पर, अपनी वोकल कोर्ड्स पर हाथ रख कर भी अगर बोले तो आपको अपना गला भी वाइब्रेट होता महसूस होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी वोकल कोर्ड्स की वाइब्रेशन ही की वजह से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम सांस लें तो हमारे सांस की भी आवाज़ है। अब हमारे सांस की आवाज़ हमारे लंग्स की वाइब्रेशन की वजह से होती है। और अगर गिटार को देखें, अगर गिटार से कोई मेलोडियस धुन बज रही हो, कोई अच्छी और बहुत म्यूजिकल धुन बज रही हो, उस सूरत में भी आप देखते हैं कि गिटार की स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करवाया जा रहा होता है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड जहाँ पर भी होगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और इसी वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। हमने कहा था स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क हो, उस ट्यूनिंग फॉर्क को हम रबर हैमर के साथ हिट करें
यानी ये एक रबर हैमर है, हम इसको ज़ोर से इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हिट करें, ये ट्यूनिंग फॉर्क कुछ वाइब्रेट होगा, मगर इसकी वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वाइब्रेशन बहुत फास्ट है। तो हमने इसकी आवाज़ सुनी, कहा साउंड तो है, और वाइब्रेशन को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने इसके पास एक हैंगिंग बॉल ला कर रखा था। इस हैंगिंग बॉल से जैसे जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क टकराता था, ये हैंगिंग बॉल वैसे वैसे वाइब्रेट करता था। इस हैंगिंग बॉल की वाइब्रेशन तो ऑब्जर्वेबल है, सो लिहाजा स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये बॉल क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है और ये वाइब्रेशन इस ट्यूनिंग फॉर्क से ही ट्रांसफ़र हो रही है, तो हमने ये बात कह दी कि हाँ ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट होकर ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हमने एक और एग्जांपल भी की थी, आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करनी ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपको लेक्चर भी रिकॉल हो जाता है। हमने कहा था कि अगर आप इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को एक ग्लास ऑफ वाटर में रख दें तो आप देखेंगे ग्लास ऑफ वाटर में भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ना सिर्फ वेव्स बल्कि स्टूडेंट्स स्प्लैशिंग भी प्रोड्यूस होगी। इसकी वाइब्रेशन की वजह से पानी की छींटें पानी के इस ग्लास से बाहर आकर गिरेंगी क्योंकि यही वाइब्रेशन उस पानी की सरफेस में भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर देंगी। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें होंगी। अब एग्ज़ाम में हमें लिखना क्या है अगर ये पेपर में आ गया। सो फिज़िक्स ऑफ साउंड, ये एक छोटा सा बॉक्स आपके इस बुक से मैंने कॉपी की है, आप इसे पे लिख सकते हैं ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तमाम साउंड्स वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से प्रोड्यूस होती हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट पे लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर ये पॉइंट लिखेंगे तो ये भी ठीक है और एक्सेप्टेबल है। Like other waves, यहाँ से like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. Due to this vibration of bodies, the air around them also vibrates, and the air vibration produce sensation of sound in our ears. यानी कि चीज़ों के वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड अपने इर्द गिर्द मौजूद हवा को भी वाइब्रेट करवाती है और हवा की वो वाइब्रेशन हमारे कानों में एक आवाज़ का एहसास पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन गिटार द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, जो एग्जाम्पल हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर आप ये पॉइंट पे लिख देंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इससे एक अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या चीज़ें इस क्वेश्चन में भी बतानी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो पहली बात तो ये कि इफेक्ट ऑफ मीडियम का जिक्र किया जा रहा है, किस में, स्पीड ऑफ साउंड में। यानी स्पीड ऑफ साउंड को मीडियम की कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर सकती हैं, यानी मीडियम के कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको बदला जाए तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगी। इन विच मीडियम, अगली बात और भी है, इन विच मीडियम द साउंड ट्रेवल्स मोर फास्टर। किस मीडियम में साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी, एयर, सॉलिड और लिक्विड्स में। आपने इस सवाल के दो जवाब देने हैं। एक तो ये बताना है कि एक मीडियम की कौन सी चीज़ें किसी भी साउंड के स्पीड को इफेक्ट करती हैं और किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड फास्टर होगी, सॉलिड, लिक्विड्स या गैसेस में। और ना सिर्फ बताना है बल्कि अपने जवाब को जस्टिफाई भी करना है, यानी अपना जवाब डिफेंड भी करना है। तो स्टूडेंट्स बात शुरू करते हैं साउंड की। ये तो आप जानते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव। ये एक मैकेनिकल वेव है, यानी इसे प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम दरकार है। इट ऑलवेज रिक्वायर मीडियम। तो मीडियम की मौजूदगी लाजमी शर्त है साउंड की प्रोपागेशन के लिए। स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको ड्यूरिंग लेक्चर कि साउंड बेसिकली है तो वाइब्रेशन, और ये वाइब्रेशन एक एंड ऑफ मीडियम से दूसरे एंड तक आकर कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो चलिए इस पॉइंट को देखते हैं। हमने कहा था कि अगर हमारे पास एटम्स कुछ करीब करीब पड़े हों, फॉर एग्जांपल इस तरह से पड़े हों, और इस एक सिरे पर वाइब्रेशन आकर टकराए,
यानी कि वाइब्रेशन इस एटम को ट्रांसफ़र की जाए, तो स्टूडेंट्स इसकी वाइब्रेशन से ये साथ पड़ा एटम भी इफेक्ट होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल इसके साथ पड़ा है। तो ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। इसके वाइब्रेट होने से इसके साथ पड़ा एटम भी डिस्टर्ब होगा। जिस तरह का पैटर्न इस एटम की वाइब्रेशन का होगा उसी तरह का पैटर्न अगले एटम तक ट्रांसफर हो जाएगा और सिमिलरली ये प्रोसेस इजीली उससे अगले और फिर उससे अगले एटम तक ट्रांसफर होता चला जाएगा। यानी कि एटम्स तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक वाइब्रेशन ट्रांसफर करना इस केस में इजी भी है और फास्ट भी है। तो इस केस में तो मामला हमें समझ में आ गए, इजी भी हैं फास्ट भी हैं। स्टूडेंट्स दूसरे केस में हमने कुछ इस तरह की कहानी देखी थी कि अगर हमारे पास एटम्स बहुत फार अपार्ट पड़े हों लाइक दिस, अब इस केस में इस एटम की वाइब्रेशनल एनर्जी इस एटम तक ट्रांसफ़र होने के चांसेस लेस हैं। ट्रांसफ़र तो हो जाएगी मगर डिले के साथ। ये मूव करके इस एटम को जाकर टकराएगा तो अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्रेशन फिर इस एटम को डिलीवर करेगा और फिर ये जाकर इसे टकराएगा और अपनी वाइब्रेशन और एनर्जी अगले एटम को ट्रांसफ़र करेगा। सो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। सो इसमें भी एनर्जी या साउंड ट्रांसफ़र तो हो रही है, वाइब्रेशन ट्रांसफ़र तो हो रही है, मगर द प्रोसेस इज लिटिल बिट स्लो। ये स्लोअर प्रोसेस है। अब इस केस में हमें समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसके बरक्स अगर हमारे पास सिनारियो कुछ ऐसा हो कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है और रैंडमली भी किसी हद तक रैंडमली भी पड़े हुए हैं, तो अब इस केस में एनर्जी का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा। बहुत पहले की निस्बतन बहुत कम चांसेस हैं कि ये एटम इस दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और दूसरा अगले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। सो स्टूडेंट्स इस केस में जो ट्रांसफ़र ऑफ साउंड या एनर्जी है वो स्लोएस्ट होगी। तो आप जानते हैं कि सबसे करीब करीब एटम्स किस में होते हैं? सबसे करीब करीब एटम्स स्टूडेंट्स हमारे पास सॉलिड्स में होते हैं, जबकि इसके बाद ये इससे थोड़े से दूर एटम्स मौजूद लिक्विड में होते हैं। सो लिक्विड की स्पीड इससे ज़्यादा स्लो होगी। और अगर हम इस केस की बात करें तो ये गैसियस स्टेट है। गैसेस में एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड है तो गैसेस में स्पीड स्लोएस्ट होगी। तो हमने यहाँ से एक बात तो सीखी कि द स्पीड ऑफ साउंड इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट स्पीड इन सॉलिड्स देन इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेस। आपकी बुक में एक कैलकुलेशन के मुताबिक ये लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 times दैट इन गैसेस, कि लिक्विड्स में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू गैसेस के निस्बतन तकरीबन 5 गुना ज़्यादा होती है, जबकि इसके बरक्स द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज अबाउट 15 times दैट इन गैसेस। यानी सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड गैसेस के निस्बतन तकरीबन 15% ज़्यादा होती है, यानी लिक्विड से भी बहुत ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि जस्टिफिकेशन यानी रीज़न क्या है और सॉलिड लिक्विड और गैसेस में स्पीड किस में मैक्सिमम होगी और क्यों होगी हम देख चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं किसी एक ही मीडियम की, तो उस एक ही मीडियम में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स विद इन अ सेम मीडियम अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड में ही रहते हुए स्पीड को और फास्ट किया जाए या स्पीड को स्लो किया जाए तो कौन से फैक्टर्स होंगे? स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये एयर के लिए भी दुरुस्त है और लिक्विड्स के लिए भी दुरुस्त है, इज अफेक्टेड बाय सम फिजिकल कंडीशंस। कौन सी हैं? सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ह्यूमिडिटी सिर्फ और सिर्फ एयर के लिए होगी। तो स्टूडेंट्स ये फर्दर फैक्टर्स भी किसी मीडियम में मौजूद ट्रैवल करने वाली साउंड की स्पीड को इफेक्ट करेंगे।
अगर हम एयर की बात करें, एयर में स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम है, लेकिन अगर आप एयर में भी स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ाना या फर्दर कम करना चाहते हैं तो इन 3 फैक्टर्स को चेंज किया जाएगा। उस एयर का टेम्परेचर, उसका प्रेशर या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट को कहते हैं कि उस हवा में कितना मॉइस्चर मौजूद है या वाटर वेपर्स मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज करने के लिए यही फैक्टर्स को यूज़ किया जाएगा, लेकिन बस लिक्विड्स के अंदर टेम्परेचर मेजर फैक्टर होगा, साथ प्रेशर होगा, यहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड रिव्यू देखा। रिव्यू क्वेश्चंस को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किए। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को समझा भी है, सीखा भी है और नोट्स भी बनाए हैं। तो मिलूँगा आपसे अगली बार अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।